ठीक है सर। अब क्या ये एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है? हाँ सर, घर खरीदने और बेचने के एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो सर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो सर ये मंशा और रिया के बीच में घर खरीदने और बेचने का क्या बन गया रे? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है सर। अब when an agreement is said to be enforceable by law, अब ट्री का राइट हैंड साइड देखना है कि सर एक एग्रीमेंट कब लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है, वो पॉइंट्स देखने हैं। आओ देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। परफेक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, साथ में बोलते जाओ, याद हो जाएगा, इसको याद करना है अपने को। ऑफर नीचे से चालू करना हमेशा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो जाता है एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, लिखना चालू करो, इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, an agreement is enforceable by law if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent। लिखते रहना भाई साथ में हो। An agreement is said to be enforceable by law if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of parties, if it is made with free consent of parties। ठीक है। Who are parties must be competent to make a contract। Parties must be competent to contract an agreement। And last part, agreement should not have been declared as a void agreement under the law। Agreement should not have been declared as a void agreement under the law। ये 5 चीजें नोट करो, फिर समझाना चालू करता हूं ट्री का राइट हैंड साइड। एग्रीमेंट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। हाँ मंशा बोल। सर आपने बोला था कि जैसे मैं और या घर खरीदे थे तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, करेक्ट? हम्म। अगर वो घर को मुझे रेंट पे देना है तो क्या बनाएंगे? तो भी तू एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। उस समय तू कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी? पहले एग्रीमेंट, पहले वाले एग्जाम्पल में तो रिया और तू घर खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, तो इट वाज अ सेल एग्रीमेंट। ठीक है। सेकंड सिचुएशन तूने बोला मैं है ना रिया को सेल नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो रिया को किराए पे देना चाहती हूँ, तो तू क्या बनाएगी? रेंट एग्रीमेंट या रेंट कॉन्ट्रैक्ट। बात समझी? हाँ सर। ठीक है। चलिए, तो सर एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट इज हैविंग, इसके मन में 50,000 रुपए कमाने की इच्छा आ गई है। ठीक है, हर महीने 50,000 रुपए मिलते रहे। An agreement is enforceable by law if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, an agreement has not been declared as void agreement। ये पांचों चीजें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। एक भी मिसिंग हुई यानी कि वो एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो पाएगा। ऑल द 5, तो ये प्लस ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इवन इफ वन इज मिसिंग, गेम ओवर, वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वंशा बोल क्या हुआ? सर मेरे को घर पे रेंट देना है उसे तो मैं अग्रीमेंट बनाऊंगी, बट मैं वो अग्रीमेंट में लिख, मतलब समझो कि अगर किसी को रेंट पे देते तो अपन बोलते हैं ना कि 1 to 10 के बीच में आप रेंट दे देना, उससे डीले मत करना। हाँ। बट अगर वो डीले करती गई एंड मैंने उसको बोला कि डीले मत कर मत कर, बट वो करती गई, तो मैं क्या स्टेप ले सकती हूँ? लाइक उसको निकाल सकती हूँ ना, मतलब मैं उस पर केस नहीं ठोक सकती। तेरे को प्रॉब्लम आ रही है क्या ऐसी कोई घर में? नहीं नहीं। अच्छा।
नहीं नहीं कि नहीं, वो सब मैं समझाऊंगा। यानी कि दूसरी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रही है, वो तोड़ रही है, वो तोड़ रही है, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से तुम एक्शन ले सकते हो उस पर। बात समझ में आई? बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है ये सब चीजें, तो ये तो कुछ नहीं। ओरल है, ओरल बोला है ये तो। अरे तो ये तो लिखा है, आप पहली से 10वीं तारीख के बीच में आप हमेशा रेंट पे नहीं मिलेंगे। लिखा है, ये भी नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो भी नहीं। इसका भी आंसर है। तो सर जहां पर टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया हुआ होता है ना, वहां पर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर किराया दे देना होता है। अब क्या होता है वो? रीजनेबल टाइम पीरियड सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। अब इधर तूने जो एग्जांपल दिया है वो रीजनेबल टाइम पीरियड ये हो जाएगा कि सर उस महीने के अंदर अंदर, सिचुएशन ये बोलती है, ठीक है। नॉन रीजनेबल बात क्या हो जाएगी कि जिस महीने का रेंट है उसके 2 महीने बाद उसका रेंट चुका है, ठीक है। तो जहां पर टाइम पीरियड मेंशन नहीं करते हैं, वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि जो भी परफॉर्मेंस देना है वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर देनी होती है। रीजनेबल टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब आप देखो, कोई दो जने है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदने और बेचने के लिए। उन्होंने कहा मैं तेरे को 100 शेयर रिलायंस के दूंगा और मैं तेरे को बदले में 1,000 रुपये प्रति शेयर दूंगा। पर शेयर मैं तेरे को बदले में 1,000 रुपये प्रति शेयर दूंगा, ठीक है सर। अब लेकिन इन्होंने टाइम नहीं बताया कि कितने समय के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर लेना है। तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर। अब यहाँ पर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा, तुम सब ने स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं घर पे या कहीं देखा होगा कैसे उस पे हर सेकंड में रेट पलटती है। सो व्हाट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा, 1 दिन पकड़ लेना यहाँ पर, उससे अधिक नहीं। यहाँ तो हर सेकंड में रेटें चेंज हो रही है रिलायंस के शेयर की। इसलिए समझ में आया मंशा, रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा, ये हर केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा, ठीक है। तो मेरे को एक और डाउट है, लास्ट लास्ट। हाँ अच्छा, अगर रेलेवेंट है क्या, बाकी सबका भी टाइम खराब हो रहा है। सर एक लास्ट पक्का। अभी समझो कि वो रेंट पे मैंने रेंट नहीं नहीं एक सेकेंड, मैंने उसे रेंट पे दिया एंड वो मुझे एक लमसम अमाउंट देती है ना, 100 के, मतलब आप एक ये रख लो। मैं बाद में ठीक है, सॉल्व तो उसे करूंगा, मेरे को मैं वन बाद लाख में सॉल्व करूंगा, ठीक है। चिंता मत कर, अलग से कर लेना, सबका टाइम अपन खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अलग से तेरे जितने डाउट से पूछ लेना मेरे से। चल अभी आ जाने दो मेरे को ट्री के राइट हैंड साइड पे। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल, सॉरी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ओनली इफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नंबर 1, सर सच एन एग्रीमेंट मस्ट बी हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस बताना बाकी है। सर घर खरीदने और बेचने का ऑब्जेक्टिव से यदि कोई एग्रीमेंट बन रहा है तो बिल्कुल लॉफुल है, उसमें कुछ अनलॉफुल है ही नहीं। जबकि मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से यदि कोई एग्रीमेंट बन रहा है तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका। तो ये पहला एलिमेंट ही मिसिंग, यानी इस ट्री का एक भी एलिमेंट मिसिंग हो जाता है तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। देखो मर्डर करने वाले एग्रीमेंट को देखना, सर ऑफर था उसमें, क्या तू 5 लाख रुपए में मर्डर करेगी, मंशा ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। दोनों के बीच में प्रॉमिस बन गया, एक ने कहा मैं प्रॉमिस करती हूँ मर्डर करने का, दूसरे ने प्रॉमिस किया 5 लाख रुपए देने का, दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था, तो उनके बीच में मर्डर करने का एग्रीमेंट हो गया। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं सर, इसलिए नहीं है क्योंकि उस एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है। उस एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन वो यही स्टॉप हो गया, ये वाला पार्ट आया ही नहीं उसमें क्योंकि ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो गया। क्या सभी जनों को ये ट्री कैसे काम कर रहा है ये समझ में आया? बोलो रे। हाँ सर। शिरीन जॉन हाँ बोल गई, कनक, मंशा, पुलकित, ईशा हाँ सर। शेट्टी, ठीक है। वन यस नंबर। सर। चलो, तो सर यहीं पर आके रुक गया वो मर्डर वाला, ये वाला एलिमेंट आए नहीं, ठीक है। चलो घर खरीदने वाले की तरफ चलते हैं। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट है। सर सेकंड बोलता है एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट इज हैविंग, इफ एग्रीमेंट इज हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी जो दे रहे हैं ना वो लॉफुल होना चाहिए।
जनरली इन दोनों पॉइंट्स को साथ में पढ़ा जाता है। आओ एक एग्जांपल देता हूं लॉफुल कंसिडरेशन समझाने के लिए। सर, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियां निकली हुई थी, वहां पर सिलेक्शन कौन कर रहा था? वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एचआर मैनेजर। अब हमारे ईशा शेट्टी को गवर्नमेंट जॉब करने की बड़ी इच्छा थी, तो उस एचआर मैनेजर को इसने ऑफर दिया, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी और आप मुझे गवर्नमेंट जॉब फाइनल करके दे देना। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था। एचआर मैनेजर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया। एक ने प्रॉमिस किया 10 लाख देने का, दूसरा ने प्रॉमिस किया नौकरी देने का। दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन था, बन गया दोनों के बीच में एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट तक तो पहुंच गए ये लोग, ठीक है, ईशा शेट्टी और एचआर मैनेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस सरकारी नौकरी में धांधली हो रही है। दूसरी बात, ये जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है ना, ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। सर ये कैसे? कि सर ईशा शेट्टी जो 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन एचआर मैनेजर को दे रही है ना अंडर द एग्रीमेंट, सर दैट कंसिडरेशन इज इनटू द नेचर ऑफ ब्राइब। वो ब्राइब कर रही है एचआर मैनेजर को। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है ना, वो भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको, लॉफुल कंसिडरेशन वाला? सर इट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन बिकॉज इट इज इनटू द नेचर ऑफ ब्राइब। समझा सबको? सेकंड पॉइंट, यस और नो? हाँ सर। अरे कोई दिक्कत हो तो हाँ बोलते सर। जाना रे, ठीक है? तो सर एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ if it is having lawful object, if it is having lawful consideration. Third, if it is made with free consent of the parties. एग्जाम्पल देखो फ्री कंसेंट समझने के लिए। सर शिरीन जॉन ने मंशा शर्मा के कनपट्टी पे बंदूक रख दी, ठीक है, और इसको बोला क्या अपना घर 10 लाख रुपए में बेचती है क्या? ठीक है, मंशा शर्मा ने कहा जिंदगी रही तो और घर बना लूंगी, ठीक है भाई ले ले मेरा घर 10 लाख रुपए में। तो सर ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, पूरी चीजें थी, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन सर कंसेंट कैसे ली हुई है सामने वाली पार्टी की? एक्सेप्टेंस कैसे ली हुई है? सर जबरदस्ती ली हुई है, फ्रीली नहीं ली हुई है। तो सर ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो गया या नहीं हो गया? सर हम तो कहते हैं सामने वाले की अपने ऑफर के प्रति जो आपने एक्सेप्टेंस या कंसेंट ली है वो फ्रीली ली हुई होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जबरदस्ती ली हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे ली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यदि ऐसे ली हुई है तो ये एलिमेंट मिसिंग, ये एलिमेंट मिसिंग, तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। मंशा उसे कोर्ट में जाके बाद में कैंसिल करा सकती है। क्या ये तीसरा एलिमेंट समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सबकी एक, सब पे चैप्टर्स है बेटा, ध्यान रखना। आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ कि क्या पढ़ना रहेगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगले 1 डेढ़ 2 महीने, ठीक है? थर्ड एलिमेंट समझ में आ गया फ्री कंसेंट का। तो फोर्थ एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट इज मेड बाय पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वो ऐसी पार्टीज के द्वारा बनाया गया है जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो ही वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। सर कैसे? मान लो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था रिया का और मंशा का। सर यदि ये माइनर है, 17 साल की है, माइनर है, तो फिर क्या होगा? सर शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है? नहीं तो पता पड़ेगा माइनर को चॉकलेट खानी थी, कहीं घूमने फिरने जाना था, मर्सिडीज कार चाहिए थी, लेके अपना घर बेच दिया उसने। इतनी बुद्धि होती है माइनर्स में, ठीक है? तो माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई आपको? कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलिए। डिटेल्स बहुत सारी हैं अंदर, अभी जस्ट मैंने आपको बोला ना ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। सर फोर्थ पॉइंट सबको समझ में आ गया?
हाँ सर। कनक, अरे कनक, यस सर। ठीक है, समझा। समझा। खाना खा रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, लास्ट पॉइंट, एंड द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ गलत एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। वॉइड एग्रीमेंट्स आपको पता है कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। तो सर लॉ में खुद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10, 11, 12 ऐसी एग्रीमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जिनको की गलत एग्रीमेंट बताया गया है। 11, 12 एग्रीमेंट्स की ऐसी लिस्ट दी हुई है जो कि वॉइड एग्रीमेंट्स है, गलत एग्रीमेंट्स है। तो सर वैसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। तो सर जब ये एग्रीमेंट में ये पांचों चीजें हो जाएंगी 1 2 3 4 5, तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होने लग जाएगा। तो हम बोलेंगे एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर, इट्स वेरी सिंपल। इस ट्री को ध्यान रखना। अब देखो चैप्टर्स के नाम बताऊंगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सबसे पहला तो है इंट्रोडक्शन का चैप्टर या फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन प्लस नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी बहुत सारी बातें बतानी इसमें, ये पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हो जाएगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इसी में प्रॉमिस भी कवर हो जाएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर में ही प्रॉमिस भी कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, प्रॉमिस में क्या लाके जोड़ते हैं रे? कंसिडरेशन, ठीक है सर। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, सर ये कंसिडरेशन जो है ये तीसरा चैप्टर हो गया। फिर एक चैप्टर आएगा एग्रीमेंट के ऊपर कि सर वैलिड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स पे एक चैप्टर होगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ, सर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, सर ये एक चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सर ये एक चैप्टर है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर नहीं होने चाहिए, सर ये एक और चैप्टर है। एंड द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक चैप्टर है। तो सर इसके अलावा भी दो एक और चैप्टर्स हैं। मोटा मोटा यही है आपका। ये ट्री याद रख लोगे ना, बहुत आसानी रहेगी चीजों को समझने के लिए। इसलिए इस ट्री को पूरा फेयर आउट करके और अपने मेन पेज पे मेंशन कर लेना, रजिस्टर के एक पेज पे, ठीक है। आगे 1.5-2 महीने इस ट्री से काम पड़ने वाला है आप लोगों का, ठीक है भाई। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का मंडे को तुम्हारा टेस्ट है सब लोगों का, ठीक है। तो मंडे को आप लोग जो हैं वो टेस्ट की तैयारी करके आना। पुलकित, मंडे को तेरे को आने की जरूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि क्लास के दौरान ही टेस्ट है, बस क्लास के दौरान ये लास्ट बार टेस्ट ले रहा हूँ भाई। आगे से फिर वापस संडे मोड पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे, संडे को टेस्ट रखेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो पुलकित को छोड़ के बाकी लोग सब छोड़ के जा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आज अपने चैनल पे, जो चैनल पे रिकॉर्डिंग्स डालता हूँ ना मैं, जो भी आपको पढ़ाया वापस देखने के लिए, उस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसका लिंक भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। ज्वाइन तो आप सब लोगों ने किया हुआ ही है उसको, तो उसकी लिस्ट भेज दूंगा, जिस देख लेना भैया, ठीक है। पुलकित को छोड़ के बाकी सभी जने जा सकते हैं। मन साहब बोल, क्या हुआ? सर आप मेरा डाउट सॉल्व कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ रुक जा रुक जा। एक सेकेंड।